जय हिंद। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस एड क्लासेस में। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 10th की साइंस, जिसमें कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसमें सबसे पहले हम वीडियो की जो शुरुआत करते हैं वो केमिस्ट्री से करते हैं। किससे? केमिस्ट्री से। तो ये क्लास 10th की साइंस का पार्ट नंबर 1 है और लेक्चर नंबर 1 है। क्लियर? तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसका नाम है क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले चैप्टर की बात करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। तो देखिए कहा गया है, तो देखिए किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि आपने जिंदगी में कोई गलती नहीं की तो समझ लीजिए आपने जिंदगी में कुछ करने की कोशिश नहीं की। यदि आप जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करेंगे तो बेटा गलतियां तो जरूर होंगी। देखिए गलती करने से मत डरिए। अगर आपको सफलता पानी है तो उन गलतियों को अपनी सफलता का हिस्सा समझिएगा। इतिहास को क्यों पढ़ाया जाता है? कि जो पास्ट में गलतियां हो गई वो आगे चल के फ्यूचर में वो गलती ना हो। तो आप जो गलतियों से सीख लेते हैं, बहुत सारा सीखते हैं हम गलतियों से, कि एक बार जो गलती हो जाती है आप दोबारा उस गलती को ना करें। यदि आप किसी रास्ते पर चलते हैं और चलते चलते आपको यदि ठोकर लग जाती है, कहीं पर वो कोई ईंट का रोड़ा पड़ा हुआ है, ईंट रोड़ा पड़ा हुआ है, तो आप हांचके से क्या करेंगे? अपने पैर को बचा करके निकालेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हांचके आपको ठोकर लगी है, तो आप बार बार उस गलती को नहीं करेंगे। तो देखिए मैं इसलिए फिर बात को उसी को कह रहा हूं, यदि जिंदगी में किसी ने कोई गलती नहीं की तो समझ लो जिंदगी में उसने कुछ करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये क्लास 10th की साइंस का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल इजी तरीका से समझेंगे, विद प्रैक्टिकली समझेंगे, बिल्कुल इजी तरीका से। तो इसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक बार गलती होने के बाद सुधारे जा सके। क्या? एक बार गलती होने के बाद सुधारे जा सके। देखिए जिस तरीका से माना कि आपके पिताजी जंगल से आए और पापा जंगल से आए और पापा जी ने क्या मांगा? आते ही पानी मांगा आपसे, और आप जो है मोबाइल चलाने में, पबजी चलाने में या फ्री फायर चलाने में बिल्कुल मगन है, कस्टम खेल रहे हैं आप खूब अच्छे तरीका से। तो क्या होता है कि आपका ध्यान तो पूरा वहां पे, आपने क्या करा कि फ्रिज को खोला और फ्रिज में से बोतल को निकाला और पापा जी को दे दिया। परंतु क्या हुआ कि वो जो बोतल में पानी था वो उस समय पर ठोस अवस्था में था, अर्थात उसमें बर्फ जमा हुआ था। क्या? बर्फ जमा हुआ था। अब पापा जी को गुस्सा आया क्योंकि वो पानी पीना चाहते थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो पापा जी को गुस्सा आया और पापा जी ने आपको डांट लगाई बहुत ज्यादा। तो आपने क्या करा कि एक मिनट रुकिए पापा जी, बस आपने उस बोतल को लिया और उसको आपने खुले हवा में छोड़ दिया, या आपने ताजे पानी में इस तरीका से बोतल को घुमाया और फिर वो बर्फ से क्या बन के दोबारा लिक्विड बन गया, और लिक्विड बन गया और आपने पापा जी को दे दिया। तो आपने उस गलती को सुधार लिया। क्या? आपने उस गलती को सुधार लिया। परंतु कुछ गलतियां ऐसी होती हैं कि जो एक बार गलती हो जाए उन्हें दोबारा नहीं सुधार सकते। तो जो गलती एक बार हो जाए उन्हें सुधारा जा सके तो उसको कहते हैं आप क्या? भौतिक परिवर्तन। और जो एक बार गलती हो जाए उसको नहीं सुधारा जा सकता उसको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। देखिए जिस तरीका से यहाँ की ठोस है, बर्फ है, तो बर्फ को आप पिघला करके द्रव बना सकते हैं और उस द्रव को गर्म करके फिर दोबारा गैस बना सकते हैं। परंतु उस गैस को फिर दोबारा हम क्या करें? ठंडा करें तो वो द्रव बन जाएगी, और द्रव को और फिर ठंडा कर दें तो वो बर्फ बन जाएगा। तो एक दूसरे में ये चेंज हो जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जिस तरीका से नदियों का जो पानी है वो भाप बन के उड़ता है बादलों के रूप में और वो जाकर ऊपर बरस जाता है, जैसे कि बरसात का मौसम चल रहा है, और फिर वो ऊपर से बरसता है किसके रूप में? लिक्विड फॉर्म में, यानी कि द्रव अवस्था में हमारे ऊपर बरसता है। क्लियर? इस तरीका से। तो इसी तरीका से जो मक्खन होता है बेटा, क्या? मक्खन घी जो होता है उसको क्या करते हैं कि यदि वो ठोस अवस्था में तो उसको पिघलाती है, जैसे कि मम्मी घर में पिघलाती है, तो उसको क्या करते हैं? पिघला दिया जाता है। परंतु उसे यदि ठंडा होने को रख दिया जाए तो बेटा वो फिर दोबारा ठोस अवस्था में आ जाता है। इसी तरीका से देखिए लकड़ी को काटना, क्या? लकड़ी को काटना, बताइए कैसा परिवर्तन है?
लकड़ी को काटना फिजिकल चेंजिंग यानी कि भौतिक परिवर्तन है, परंतु लकड़ी को जलाना केमिकल चेंजिंग। देखिए लकड़ी को काट देंगे तो ये रहेगा तो उसी अवस्था में, परंतु टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन है तो वो ऐसा ही ना। परंतु और यानी कि जो केमिकल चेंजिंग होती है, एक बार ये इसमें चीज परिवर्तित हो गई तो दोबारा एक बार उसी अवस्था में नहीं आती है। यानी कि एक बार अब ये जल गई तो दोबारा के इसी तरीके से लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? जिस तरीका से दूध से दही का बनना, क्या दूध से दही का बनना, यदि दूध से दही बन गई तो उस दही से दोबारा दूध बन जाएगा क्या बेटा? नहीं बनेगा। तो ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गई तो दही से दूध नहीं बनेगा, उससे मट्ठा बनेगी और आपका जो घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, परंतु दोबारा दूध नहीं बनेगा। तो दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसी तरीका से जो आटा होता है, आटे से जो बेटा रोटी तैयार होती है वो भी कैसा है? एक रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीके से जो आपका आटा है दोबारा मतलब कि जो रोटी है बेटा वो दोबारा आटा तो नहीं बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखिए आगे इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए कैसे क्या होता है हमारी डेली लाइफ में जो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? देखिए भोजन का पाचन, क्या भोजन का पाचन क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो भी क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। जब लोहे पर जंग लग गया क्या दोबारा ऐसा लोहा हमें प्राप्त हो जाएगा? नहीं प्राप्त होगा। इसी तरीका से मैग्नीशियम रिबन को जलाना, यानी कि मैग्नीशियम की एक पट्टी लीजिए उसको जला दीजिए तो वो जलने के बाद में ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो फिर दोबारा मैग्नीशियम ऑक्साइड से कि मैग्नीशियम धातु बन सकती है? नहीं बन सकती। इसी तरीका से दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है बेटा? रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए भोजन का पाचन, श्वसन और लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते को जलाना और दही का बनना, ये सब कैसे परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर? आगे चलते बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया, क्या रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन कहते हैं किसे? वह क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिस तरीके से देखो ये जल है तो ये जल का निर्माण कैसे हुआ होगा कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ में क्रिया करके क्या बना रही है? जल बना रही है। क्या बना रही है? जल। तो ये जो जल बना है किसकी मदद से बना है? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए नए गुणधर्म, तो दो या दो से अधिक पदार्थों ने मिलकर के क्या बनाया? एक पदार्थ बनाया जिसके गुणधर्म जो वो इनसे बिल्कुल अलग होंगे। देखिए कैसे? हाइड्रोजन गैस जो होती है वो स्वयं जलती है, वो स्वयं जलती है, यानी कि वो एक प्रकार का ईंधन है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। और जो ऑक्सीजन होती है वो जलाने में सहायक होती है। क्या? गैस यानी कि आग को जलाने में सहायक होती है। और इनसे बना जो यौगिक है जल, बेटा वो क्या कर देता है? जो जल है वो आग को बुझा देता है। क्या कर देता है बेटा? बुझा देता है। तो देख रहे हैं हाइड्रोजन खुद जल रहा है, ऑक्सीजन जला रहा है, लेकिन इनसे बना यौगिक आग को क्या कर रहा है बेटा? बुझा रहा है। तो देखिए मैंने यही बताया, नया पदार्थ बनता है उसके जो गुणधर्म होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। क्लियर? जिस तरीका से सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है बेटा H2SO4। तो ये किसकी मदद से बना है? कि हाइड्रोजन की मदद से प्लस सल्फर की मदद से प्लस ऑक्सीजन की मदद से। तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बना रही हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर रही हैं। तो देखिए आपके एक S है और ये आपके दो हाइड्रोजन हो गए और O जो है ये 4 O हो गए। तो ये इस तरीके से सल्फ्यूरिक अम्ल की स्ट्रक्चर दिखाइए, क्या H2SO4। तो ये हमारे H2 हो गए, ये S हो गया और ये 4 ऑक्सीजन हो गए। क्लियर? तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी कि इस क्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है, यानी कि रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। रिएक्टेंट को बेटा हिंदी में कहते हैं अभिकारक और इसको कहते हैं हिंदी में उत्पाद। क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद। देखिए अभिकारक किन्हें कहते हैं?
जो रासायनिक क्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के बाद जो हमारा पदार्थ बनता है उसको बेटा हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो देखिए अभिकारक किन्हें कहते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग या हिस्सा लेते हैं। जिस तरीके से बेटा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके क्या बनाती है बेटा? जल बनाती है। तो यहां के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है बेटा वो क्या है? आपके रिएक्टेंट हैं। परंतु जो ये जल है बेटा ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। क्या है? प्रोडक्ट। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट है और जो जल है वो क्या है? आपका प्रोडक्ट है। क्लियर? कोई दिक्कत? तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग या हिस्सा लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद कहते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि कैसे पता चलेगा कि बेटा रासायनिक अभिक्रिया स्टेट। यदि अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी तरीका से चेंज इन कलर यानी कि कलर में परिवर्तन हो जाए तो भी समझ लीजिए रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी कि जो गैस का निष्कासन हो रहा हो तो भी समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही हो, तापमान में परिवर्तन हो रहा हो तो भी समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस तरीके से देखो अवक्षेप का बनना, हीट निकल रही है यहाँ के, और एनर्जी के साथ साथ में क्या कि हमारे जो प्रकाश भी दिख रहे हैं और यहाँ की अवस्था परिवर्तन हो रही है। तो ये सब क्या है? ये बता रहे हैं कि क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है यानी कि पहचान हो रही है रासायनिक अभिक्रिया की। तो देखिए डिटेल्स ऑफ गैस यानी कि गैस का निकलना। देखिए जिस तरीका से इसमें H2SO4 भरा हुआ है जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल है और बेटा इसमें जिंक है। ये जिंक के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? ZnSO4 और यहां से बेटा मुक्त होगी हाइड्रोजन गैस। क्या मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस। तो इसमें जो ये बुलबुले निकल रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस के निकल रहे हैं। किसके? हाइड्रोजन गैस के। तो ये गैस निकल रही है तो ये क्या बता रही है? कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। मैंने अभी बताया। इसी तरीका से क्या करते हैं कि when solid potassium is added to liquid water, यदि आप लिक्विड जल में सॉलिड पोटेशियम को मिलाते हैं तो क्या होता है कि उसमें एक रिएक्शन होती है और रिएक्शन के साथ में क्या होता है कि एक धुआं सा निकलता है। वो किसका होता है बेटा? हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? हाइड्रोजन गैस। कब? जब आपने क्या करा कि जल में किसको मिला दिया? पोटेशियम को मिला दिया। तो ये बनेगा क्या? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और बेटा यहां से क्या होगा? हीट भी निकलेगी यानी कि ये जो फ्लास्क है ये गर्म भी हो जाएगा। क्लियर? तो जब आपने क्या करा कि जल में ठोस पोटेशियम को यानी कि पोटेशियम को मिलाया तो हमने देखा कि क्या बना? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। तो ये हाइड्रोजन गैस बता रही है कि हाँ की भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्लियर? तो आगे बात करते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी कि अवक्षेप का बनना। क्या? अवक्षेप का बनना। देखिए अवक्षेप क्या होते हैं? अवक्षेप वो पदार्थ होते हैं जो जल में अविलेय होते हैं यानी कि अघुलनशील होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। जैसे कि अंडे का छिकला होता है, जब अंडे को उबाला जाता है तो अंडे का छिकला क्या उसमें घुल जाता है? नहीं घुलता है। तो अंडे का छिकला भी क्या? एक प्रकार का अवक्षेप है। तो इसी तरीके से देखिए जब आपका कोई सॉल्यूशन विलयन है, यदि उसमें आप कोलोइड कण को मिलाते हैं तो बाद में जाकर के वो कोलोइड कण नीचे बैठ जाते हैं जो कि क्या बन जाता है बेटा? एक अवक्षेप बन जाता है। क्या बन जाता है? अवक्षेप बन जाता है जो कि जल में अघुलनशील होता है। इसी तरीका से PbNO3 यानी कि क्या? लेड नाइट्रेट को जब सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो लेड आयोडाइड का अवक्षेप बनता है जो कि पीले रंग का होता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या? सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो ये जो यहाँ के दिख रहे हैं ये सब क्या है? अवक्षेप हैं जो कि जल में क्या है? अघुलनशील है। तो अवक्षेप क्या होते हैं कि वो पदार्थ होते हैं जो जल में अविलेय अथवा अघुलनशील होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। तो यदि अवक्षेप बन रहा है तो समझ लीजिए कि वहां पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसी तरीके से बात करते हैं चेंज इन कलर यानी कि रंग में परिवर्तन हो तब भी आप समझ लेना कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। किस तरीका से? देखिए यहाँ के आयरन की स्कील को CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट के विलयन में किसको डाला गया? Fe को डाला गया। तो बेटा क्या हुआ? यहाँ पर बना FeSO4
और क्या बना बेटा आपका जो कॉपर है वो मुक्त हो गया, कॉपर जो क्या हुआ वो मुक्त हो गया। तो FeSO4, तो देखिए जब CuSO4 था तो विलयन का जो रंग था वो कैसा था, ब्लू था, और बाद में जो FeSO4 बन गया तो इस विलयन का रंग कैसा हो गया बेटा आपका, ग्रीन हो गया। तो रंग में परिवर्तन हुआ, तो समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर भी हुई है। इस तरीका से देखो इसको कहते हैं क्या, यानी कि क्लॉक रिएक्शन बोलते हैं इसको, यानी कि पल भर में क्या हो जाता है कि इसमें चेंजिंग हो जाती है। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडीन को क्या स्टार्च के साथ में क्रिया कराते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो जिस तरीके से यहाँ दिख रहे कलरलेस है, यानी कि कोई कलर नहीं है, लेकिन पल भर में क्या हो जाता है कि इसका कलर चेंज होकर के क्या हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, ये इस तरीके से ब्लू हो जाता है। तो यहाँ के इसको बोलते हैं क्या, क्लॉक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्लॉक रिएक्शन, क्योंकि ये पल भर में यानी कि घड़ी भर में क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है और बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है। तो अभी आप समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। क्लियर, आगे बात करते हैं। देखिए चेंज इन टेम्परेचर, क्या, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में चेंजिंग हो जाए तो भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखिए जैसे कि ये दीदी हैं, ये काम कर रही थी लैपटॉप पर, और लैपटॉप पे काम करते करते इनको क्या हुआ कि गर्मी लगी बहुत ज्यादा, और इनका माइंड का टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो इन्होंने पंखा की सुविधा, देखो टेबल फैन लगा रखा है जिससे कि हवा निकले, और हवा निकले कि इनको ठंडक प्रदान हो। तो बेटा होता क्या है कि इसी तरीके से आगे समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ से देखिए जैसे कि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ गया है और यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर बढ़ना भी क्या है, किसी चीज के लिए टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वो भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण। क्लियर। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जैसे कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या डाल दिया, आगे जिंक को डाल दिया, तो इस फिलहाल समय क्या डाला हमने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया और जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। तो यहाँ से क्या हुआ कि कुछ गैस निकली, क्या निकली, कुछ गैस निकली। तो वो पता है आपको कौन सी गैस थी, वो हाइड्रोजन गैस थी। वो क्या थी, हाइड्रोजन गैस। कब, जब HCl किसके साथ में क्रिया करेगा, जिंक के साथ में क्रिया करेगा, तो बनेगा जिंक क्लोराइड ZnCl2, और बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इस अभिक्रिया को संतुलित नहीं है, आज ये संतुलित करके दिखा देते हैं। तो ये इस समय अब संतुलित हो गई है, तो ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो हाइड्रोजन गैस निकलने के साथ साथ में ये फ्लास्क क्या हो जाएगा बेटा, हीट हो जाएगा, यानी कि गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो देखिए इस तरीका से H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जब NaOH यानी कि क्षार के साथ में क्रिया करता है तो बनाता है सोडियम सल्फेट और जल बनता है। तो सोडियम सल्फेट और जल बनता है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्या हो जाता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है। क्लियर, बात समझ में आई कि, तो कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर में परिवर्तन हो जाए तब भी क्या कारण है उसका, रासायनिक अभिक्रिया का कारण। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यानी कि चेंज इन स्टेट। देखिए आपने मिठाई तो खाई होगी, देखिए मिठाई जो बनती है वो किस तरीके से बनती है। सबसे पहले दूध को क्या करा जाता है, उबाला जाता है, और दूध को इतना उबाला जाता है कि वो एक मावा यानी कि खोया के रूप में उसको खोवा के रूप में परिवर्तित। तो जैसे कि देखिएगा ये भोलू चाचा है और ये गोलू चाचा है। तो ये भोलू और गोलू चाचा क्या करें, तो सबसे पहले क्या करा, गोलू चाचा ने इस दूध को उबाला और इन्होंने इतना उबाला कि इस दूध को इतना कम कर दिया, यानी कि इसका पानी जो क्या हुआ कि उसे उड़ा दिया। तो यहाँ के क्या हुआ कि जैसे ये और ज्यादा उबालेंगे और ज्यादा उसको उबालते चले जाएंगे, तो ये क्या होगा कि इसमें धीरे धीरे सॉलिड अवस्था आनी स्टार्ट हो जाएगी। और जब सॉलिड अवस्था आनी स्टार्ट हो जाएगी तो जो आप मिठाइयाँ खाते हैं, जैसे कि रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बहन भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो देखिएगा, तो ये जो मिठाइयाँ बनती हैं तो वो किसकी वजह से, दूध की वजह। तो अवस्था में परिवर्तन हुआ, द्रव से क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, ठोस अवस्था में लेकर आए। तो अभी क्या है बेटा, ये रासायनिक परिवर्तन है। क्लियर। जिस तरीका से जो ठोस मोम होता है, सॉलिड मोम जो होता है, बिल्कुल वैक्स बोलते हैं इसे, ये लिक्विड होता है कब, जब ये पिघलना स्टार्ट होता है, जब बाती के साथ साइड में का जो होता है वो कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, और फिर उसके बाद में क्या होता है कि लो के साथ में जलता रहता है। तो यहाँ के टेम्परेचर भी बढ़ता है और देखिए सॉलिड से लिक्विड में भी परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो रही है। तब भी बेटा क्या कहते हैं इसको कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। जिस तरीके से वो सॉलिड होता है यानी कि बर्फ है, अगर बर्फ वो द्रव बन जाए यानी कि ठोस से क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, तो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।